गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। इसमें देखिए क्या है कि अ फर्म कैन प्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ क्लोथ्स से ए, बी एंड सी। एक जो फैक्ट्री है या फर्म है वो 3 तरह के क्लोथ्स जो है प्रोड्यूस करिए ए, बी, सी। 3 kinds ऑफ वूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर इट, से रेड वूल, ग्रीन वूल एंड ब्लू वूल। देखो 3 तरह के क्लोथ्स प्रोड्यूस हो रही है, 3 तरह की ही वूल यूज़ हो रही है। तो आगे वो क्या कह रहा है, 1 unit ऑफ टाइप ए क्लोथ needs 2 yards of red wool and 3 yards of blue wool। हम लोग टेबल बनाएंगे। देखिए टेबल में एक तरफ हमने क्या किया, एक तरफ हमने काइंड्स ऑफ वूल मेंशन कर दी, कौन कौन सी थी, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, और 3 तरह के क्लोथ्स जो है वो बन रहे हैं ए, बी, सी, इस तरीके से बन रहे हैं। आप बुक में से स्टेटमेंट पढ़िए, मैं साथ साथ यहाँ पे बताती जाऊँगी। तो फर्स्ट लाइन क्या कह रही है इसकी, 1 unit ऑफ टाइप ए क्लोथ नीड्स 2 yards ऑफ रेड वूल। तो टाइप ए क्लोथ को 2 yards ऑफ क्या चाहिए, रेड वूल चाहिए। 3 yards ऑफ क्या चाहिए, ब्लू वूल चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ग्रीन मेंशन नहीं था तो वो ज़ीरो कर दिया। उसके बाद क्या है, 1 unit लेंथ ऑफ टाइप बी क्लोथ नीड्स 3 yards ऑफ रेड वूल, 2 yards ऑफ ग्रीन वूल एंड 2 yards ऑफ ब्लू वूल। नेक्स्ट क्या है, 1 unit लेंथ ऑफ टाइप सी क्लोथ नीड्स 5 yards ऑफ ग्रीन वूल, 4 yards ऑफ ब्लू वूल। इसका मतलब रेड वूल नहीं यूज़ हुई इसके लिए, तो ये ज़ीरो आ गया। आगे वो क्या कह रहा है, द फर्म हैज़ ओनली अ स्टॉक ऑफ 8 yards ऑफ रेड वूल, यानी कि अवेलेबिलिटी कितनी है रेड वूल की इन यार्ड्स में, कितनी है, 8 yards है, 10 yards है ग्रीन की और 15 yards है कितनी, ब्लू की है। ठीक है, इट इज़ एज्यूम दैट इनकम ऑब्टेन फ्रॉम 1 unit लेंथ ऑफ टाइप ए क्लोथ इज ₹3, यानी कि इनकम मतलब प्रॉफिट की बात करें कि टाइप ए से ₹3 का प्रॉफिट मिलता है, टाइप बी में से ₹5 का मिलता है और टाइप सी में से कितने का मिलता है, ₹4 का मिलता है। हमें क्या करना है, इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है सो एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब आपके पास 3 चीज़ें हैं तो आपने 3 वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, x1, x2, x3। x1, x2, x3 क्या ले लिए, यार्ड्स ऑफ द क्लोथ्स ए, बी एंड सी। आपको कल भी बताया था z क्या डिनोट करता है, प्रॉफिट डिनोट करता है, तो z क्या बनेगा, देखो 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x2 प्लस 4x3 बनेगा। और जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी बेटा आपके पास, 2x1 प्लस 3x2, ठीक है, इज़ लेस देन इक्वल टू 8, क्योंकि 8 यार्ड्स ही अवेलेबल है, इससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट इक्वेशन देखो बेटा क्या बनेगी, 2x2 प्लस 5x3 लेस देन इक्वल टू 10 हो जाएगी। ये देखिए थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 लेस देन इक्वल टू 15 बन जाएगी। ठीक है, आपने जो लाइंस है वो ऐसे ही लिखनी है, आप एग्जाम्पल अच्छे से रीड करिएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही लिखना है। तो हेंस लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम इज एज, मैक्सिमाइज करना था तो z लिख दिए, सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट ये आ गया। लास्ट कंडीशन क्या होती है, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स को दिखाना, यानी कि जो आपने यार्ड्स डिफाइन किए हैं, देखो क्लोथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होता ना, तो x1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, x2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, x3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन यही ओवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आपके पास क्या है, अ डाइट इज टू कंटेन एट लीस्ट 400 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 500 यूनिट्स ऑफ फैट एंड 300 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। एक डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कितने होने चाहिए, एटलीस्ट बोला ना, एटलीस्ट मतलब कम से कम इतने होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। 400 यूनिट्स कार्बोहाइड्रेट्स, 500 यूनिट्स फैट एंड 300 यूनिट्स प्रोटीन्स। Two foods are available, F1 which cost ₹2 per unit and F2 which cost ₹4 per unit। अब देखिए 2 तरीके के फूड्स हैं, 3 तरीके की उसमें डाइट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। जहाँ कॉस्ट की बात आती है वो हम प्रॉफिट के लिए मेंशन कर देते हैं इस तरीके से नीचे में। ठीक है, अब क्या है, यूनिट F1 कंटेन्स 10 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 20 यूनिट्स ऑफ फैट एंड 15 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। ऐसे ही F2 के लिए उसने मेंशन किया 25 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 10 यूनिट्स ऑफ फैट एंड 20 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। और आपको एटलीस्ट कितनी अवेलेबिलिटी है, यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 400 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 500 यूनिट्स ऑफ फैट एंड 300 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड है। मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है ना। तो अब आपके पास 2 फूड्स हैं, आपने 2 ही वेरिएबल डिफाइन किए, x1 एंड
x2 डिफाइन कर दिया आपने, तो z क्या बनेगा मेरे पास 2x1 प्लस 4x2। अब हम इक्वेशन बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए 10x1 प्लस 25x2। एटलीस्ट बोला ना, तो मैंने आपको कल भी बताया था एटलीस्ट के लिए कौन सा साइन आता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का। जहाँ एटमोस्ट आता है वहाँ कौन सा साइन आता है, लेस देन इक्वल टू का। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी 20x1 प्लस 10x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 500। और लास्ट इक्वेशन क्या बनेगी 15x1 प्लस 20x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 300, यही बन जाएगी। तो आपने जो है आपको जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करनी थी मिनिमाइज z इज इक्वल टू दिस, ये कांस्टेंट होगी और ये क्या होगी नॉन नेगेटिव, ये नॉन नेगेटिव टर्म्स हो गई। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही फॉर्मेट में चल रहे हैं, बस आपको टेबल बनाना आना चाहिए, इक्वेशंस तो आ जाएंगी आपको। और इक्वेशंस बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि साइन कौन सा लगेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का लगेगा कि लेस देन इक्वल टू का लगेगा। तो चलिए एग्जाम्पल 4 क्या है आपका, The objective of a diet problem is to ascertain the quantities of certain foods that should be eaten to meet certain nutritional requirements at a minimum cost. The consideration is limited to milk, butter and eggs and to vitamins A, B, C. अब आपको क्या गिवन है, मिल्क बटर एग्स के लिए गिवन है और विटामिन कौन कौन से A, B, C है। आपको ये टेबल ऑलरेडी गिवन है, बताया गया है कि 1 लीटर ऑफ मिल्क के लिए विटामिन ए 1 लीटर है, ठीक है ना। ऐसे ही 1 kg बटर के लिए भी ये सारे मेंशन है, मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट्स भी आपको गिवन है। तो सिंपली उसने अब टेबल बना हुआ दिया है, आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ द लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेशन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो आपको 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, लीटर्स ऑफ मिल्क, kg ऑफ बटर, डजन्स ऑफ एग। तो आपने x1 x2 x3 आपने डेली डाइट के अकॉर्डिंग इसको मेंशन कर दिया, ठीक है। तो z क्या होता है, टोटल कॉस्ट पर डे होती है, तो z क्या हो गया 1x1 प्लस 1.10x2 प्लस 0.50x3 हो गया, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ मिनिमम रिक्वायरमेंट बोला ना, तो इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो x1 प्लस x2 प्लस 10x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगी 100x1 प्लस 10x2 प्लस 10x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ऐसे ही आपकी लास्ट इक्वेशन बन जाएगी। तो तीनों इक्वेशंस को आपने जो है अलॉन्ग विद z कंबाइन करके लिख दिया और ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज़ हो गई। तो ये आपका सेम क्वेश्चन था और यहाँ पे ओवर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5 मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। फिलहाल आप एडवांटेजेस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग भी प्रिपेयर करेंगे। तो पेपर जो है थ्योरेटिकल भी आ सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस या गिव एक्सप्लेनेशन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो आपको प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ वेरी यूजफुल इन इम्प्रूविंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स। लीनियर प्रोग्रामिंग हेल्प्स इन अटेनिंग द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ प्रोडक्टिव फैक्टर्स, मतलब ये हमें एग्जैक्ट यूज़ ऑफ प्रोडक्टिव फैक्टर्स के बारे में बताता है। इट इंडिकेट्स हाउ वन कैन यूटिलाइज दीज फैक्टर्स मोस्ट इफेक्टिवली बाय बेटर सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास कितनी अवेलेबिलिटी है और उसको हम कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट देखिए क्या है, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटीज ऑफ डिसीजन। अ पर्सन हैविंग अ क्लियर पिक्चर ऑफ रिलेशनशिप्स विद द बेसिक इक्वेशन इन इक्वालिटीज और कॉन्स्टेंट्स। अब देखो लीनियर प्रोग्रामिंग में हमें पता भी होता है कि हमारी रिस्ट्रिक्शंस क्या है, क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। जब ये चीज़ें क्लियर होंगी तो एक पर्सन पर्टिकुलर डिसीजन ले सकता है। इट हाईलाइट्स द प्रॉब्लम फेस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेसेस। जब आपको सब कुछ ही पता है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या रिस्ट्रिक्शन है, तो हम लोग जो क्या कहते हैं उससे जो हमें पता लगता है कि हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। Although linear programming is possible and practical solutions, there might be other constraints appearing outside the problem which must be taken into consideration, such as sales, demand, etc. तो वो कह रहा है कि हमें इससे जो है प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मिलते हैं जो हम लोग एक्चुअली उसको कंसीडर कर सकते हैं। आगे लिमिटेशन मतलब क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए।
वो कह रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग कैन बी यूज व्हेन देयर इज ओनली वन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट. दिस ऑब्जेक्टिव मे बी आइदर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट. तो ये इसकी एक ही लिमिटेशन है. आप z को क्या करते हो, या तो मैक्सिमाइज के लिए यूज़ करते हो या कॉस्ट की मिनिमाइजेशन के लिए यूज़ करते हो. ठीक है, जहाँ पे मल्टीपल गोल्स आ जाते हैं वहाँ पे आप नहीं यूज़ कर सकते LPP को. Linear programming can be used only the situation when the objective function and the constants can be object in terms of linear equations. लीनियर इक्वेशन में ये एक्सप्रेस हो सकती है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और हायर डिग्री में हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते. नेक्स्ट क्या है, इन LPP देयर शुड बी सम फिक्स नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स. वो तो आपको पता ही है कि हम जो कॉन्स्टेंट्स सेट करते हैं x1 x2 x3 वो अकॉर्डिंगली लेट करते हैं, तो वो पर्टिकुलर होते हैं, ये नहीं कि इनफाइनाइटली आपने लेट कर लिए. ठीक है. It is assumed that the coefficient of objective function and constants in linear programming do not change during the period studies. That is, these are assumed to be known with certainty. However, in real life situation, it may not happen. तो आपके पास ये कुछ लिमिटेशंस हैं और एडवांटेजेस हैं, तो आप एटलीस्ट 4 या 5 आप लोग इसमें प्रिपेयर करके रखेंगे. ठीक है बेटा, जो एक एग्जांपल रह गया वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू सो मच.